अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के राजा रमीज राजा ने बाबर आजम के हवाले से एक एडवाइस दी है। जी हाँ, और कहा है कि अगर बाबर आजम ने मुस्तकबिल में कप्तानी उनकी अगर बरकरार रहनी चाहिए तो इन चीज़ों पर बाबर आजम को अमल करना पड़ेगा, तो कप्तानी कहीं नहीं जाती। वो क्या है वो आपको बताएंगे। साथ रमीज राजा ने शान मसूद के हवाले से भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि शान मसूद को पीसीबी को कंप्लेन सबमिट करवानी चाहिए थी। जी हाँ, किस चीज़ के हवाले से कंप्लेन सबमिट करवानी चाहिए थी ये भी आपको बताएंगे। साथ अहमद शहजाद, पाकिस्तान के फॉर्मर बैट्समैन, जो कि अक्सर आपको बाबर आजम के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, वो कहते हैं जो लोग बातें कर रहे हैं ना कि बाबर आजम ने स्टेप अप करके पाकिस्तान की कप्तानी का सेहरा अपने सर सजाया है। उन्होंने कहा इनको कप्तानी का शौक है, क्योंकि कप्तान बनने के बाद जो मज़े मिलते हैं ना आपको, असल में बाबर आजम उन मज़ों के बगैर नहीं रह सकते। ओ भाई, वो कौन से मज़े हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान प्लेयर्स के ऊपर फॉरेन लीग खेलने पर पाबंदी लगा दी है। ये क्या माजरा है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ आपको बताते चलेंगे आज अफगानिस्तान के प्लेयर, जी हाँ बाकायदा तौर पर आपको बताते चलेंगे, अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं शापूर ज़ादरान, जी हाँ आज उनकी वफ़ात हो गई है। अल्लाह उनका अगला जहान अच्छा करे। जी हाँ, पाकिस्तान के बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स ने, करंट प्लेयर्स ने उनके हवाले से दुआएं मग़फ़िरत की है। काफ़ी टाइम बीमार रहे हैं। जी हाँ, और अब वो जो है दुनिया से जो है वो जा चुके हैं। अल्लाह उनका अगला जहान अच्छा करे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं रमीज़ राजा के ऊपर। जी हाँ, रमीज़ राजा ने ख़ास तौर पर शान मसूद के हवाले से उन्हें कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि शान मसूद को ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंप्लेंट सबमिट करवानी चाहिए थी जब वो टेस्ट के कैप्टन थे। उन्होंने कहा कि आपने 16 में से 12 सीरीज़ आप हारे हैं, जो कि अपनी वजह से नहीं, अपनी टीम की वजह से। कि आपको एक आपको पुअर टीम दी गई है, जहां पर किसी भी प्लेयर का कॉम्बिनेशन नहीं था। थके हुए प्लेयर आपको प्रोवाइड किए गए हैं सिलेक्टर्स की तरफ से। बल्कि उनका मानना है कि शान मसूद को बतौर कप्तान फ्लॉप किया गया। नहीं तो आप मुझे नॉर्मली बताएं कि शान मसूद की अगर इंडिविजुअली परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो भाई 1056 रन हैं 34 की एवरेज के साथ, जिसके अंदर 200 हैं, 7 50s हैं, जब से शान मसूद बतौर कप्तान टीम के अंदर खेले हैं। और सबसे अहम चीज़ है, यही वजह है कि शान मसूद को स्क्वाड से ड्रॉप नहीं किया गया। बहुत से लोग ये बातें कर रहे थे कि शान मसूद की जिस दिन कप्तानी गई ना, ये आपको टेस्ट टीम में भी नजर नहीं आएंगे। पर भाई रन्स बोलते हैं, 1056 रन है, सेकंड टॉप लीडिंग रन स्कोरर है टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की तरफ से। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उनका मानना है रमीज़ राजा का कि इनको कंप्लेन करनी चाहिए थी। रमीज़ राजा साहब किसको करते? आकिब जावेद साहब को, वो तो खुद सिलेक्शन कमेटी में थे। किसको करते? नाम भी तो बताएं ना, कहाँ पर कंप्लेन दर्ज करते, कि किसको जाकर कहते? क्या मिसबा को कहते, या उस वक़्त अलीम डार साहब थे उनको कहते, असद शफीक को कहते, या मोहसिन नकवी साहब को कहते? नाम भी तो बताएं किसको कहते, कौन मानता? सवाल ये है, कंप्लेन करने की बात नहीं है। सबको नज़र आ रहा है कि भाई 130 kph से बॉल करने वाला बॉलर टेस्ट क्रिकेट के अंदर नहीं होना चाहिए, पर है। और जस्टिफिकेशंस आ रही हैं कि भाई बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन बात यह है कि नहीं है। तो अगर उस स्क्वाड के साथ रमीज़ राजा का मानना है कि अगर बाबर आजम को भी वही स्क्वाड दिया जाए और कहा जाए टेस्ट जीतो, तो बाबर आजम भी नहीं जीत सकते। लेकिन साथ उन्होंने बाबर आजम के हवाले से एक उनको एडवाइस किया कि बीइंग अ सीनियर प्लेयर, बीइंग अ टॉपर बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर बाबर आजम का नाम जो है वो एज अ टॉप बैटर्स के अंदर रिकग्नाइज होता है। तो उनका मानना है कि बाबर आजम को स्टेप अप करके एज अ टॉप लीडिंग रन स्कोरर भी बनना है। आपको सिर्फ एज अ लीडर शो नहीं करना टेस्ट क्रिकेट के अंदर, एज अ कप्तान अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं दिखानी, आपको अब रन्स भी करने हैं, कंटिन्यूटी के साथ रन्स करने हैं। और हर सीरीज़ में जब भी रन्स की बात आए तो सबसे पहले लोग ये कहें बाबर ने रन्स किए हैं। तो उन्होंने कहा फिर बाबर आजम की कप्तानी कहीं नहीं जाती। वैसे रमीज़ राजा साहब, शान मसूद भी रन्स कर रहे थे, कप्तानी तो चली गई, टेस्ट मैच ही नहीं जीत रहे थे। जबकि बाबर आजम का अगर स्कोर की बात करें तो बाबर आजम ने जब पहले टेस्ट के कप्तान थे 20 टेस्ट मैच खेले, 10 जीते, 6 हारे, 4 जो थे वो ड्रॉ हुए। लेकिन
शान मसूद का इम्पैक्ट थोड़ा गलत हो गया, लेकिन इनको जो है कप्तानी लंबी चौड़ी मिली है, कप्तानी जो है लंबी चौड़ी मिली है, स्क्वाड अच्छा नहीं मिला। लेकिन रमीज़ राजा का मानना है कि अगर बाबर आजम फ्रंट से आकर लीड करते हैं, रन्स करते हैं, टीम को मैच जितवाते हैं, तो फिर बाबर आजम कहीं नहीं जा रहे। ये सबको पता है सर जी, ये सबको पता है। हमें अगर किसी फॉर्मेट में इस वक्त ये जिस सिनेरियो में हमारी क्रिकेट है ना, हमें अगर अच्छा कप्तान मिल जाए ना, तो शायद हम अगले 2-3 साल तो उतारने की सोचें भी नहीं। ये जो हम 2019 में जो हम सैफ़ी भाई वाला काम कर चुके हैं ना, ये अभी तक बदवाएँ भुगत रहे हैं हम, ये मैं आपको बता दूं। ये रमीज़ राजा साहब इस बात का इतराफ़ ना करें तो वो अलहदा बात है। बहरहाल जी, अहमद शहजाद साहब बड़े गुस्से में आए हैं सामने, और अहमद शहजाद साहब ने क्लियरली तौर पर कहा ये जो इस वक्त जो आपको सिंपैथीज़ ली जा रही है ना, कि देखें जी सलमान अली आगा ने रिफ्यूज़ कर दिया और शान मसूद की परफॉर्मेंस नहीं थी और बाबर आजम ने कम कदम आगे बढ़ाया और आकर कप्तानी ली। उन्होंने कहा ये सब बातें हैं। बाबर आजम बतौर प्लेयर वो कप्तानी के अलावा नहीं खेल सकते, ये अब अहमद शहजाद साहब का मानना है। वैसे मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊं कि जिस तरह की बात अहमद शहजाद साहब ने किया ना कि आपको प्रोटोकॉल मिलता है, प्लेयर्स आपके पीछे होते हैं, आपको टी अलाउंसेस मिलते हैं। भाई बात पता क्या है, आप ये देखें कि बाबर आजम को कप्तान बनाने से ना कितने लोग छुप जाते हैं। मैच हारे, सारे का सारा मलबा बाबर आजम पे, ओ बाबर अच्छा नहीं खेला, बाबर आजम ने घटिया कैप्टनसी की है, बाबर आजम ने ये कर दिया, बाबर आजम ने वो कर दिया। कोई नहीं पूछता क्या बाबर आजम के पास अथॉरिटी है, कोई नहीं पूछता क्या बाबर आजम सिर्फ टॉस के लिए कप्तान है या बाबर आजम की प्लेइंग 11 है, कोई नहीं पूछता। जबकि ये बात रियलिटी है, रियल फैक्ट्स के ऊपर बात है कि जब तक रमीज़ राजा साहब रहे हैं बाबर आजम के पास फुल अथॉरिटी रही है। लेकिन अब देखना है कि अब बाबर आजम के पास अथॉरिटी है कि नहीं, वो पता चल जाएगी। वो ये 25 से स्टार्ट हो रहा है टेस्ट, ये जैसे टेस्ट होंगे तो इंशाल्लाह आपको अगले 3-4 महीने में पता चल जाएगी कि बाबर आजम के हाथ में कितना डंडा है, बाबर आजम को कितना अथॉरिटी जो है वो दी है। लेकिन अहमद शहजाद साहब जो बात कर रहे हैं ना, मैं पर्सनली इससे इतफाक़ नहीं करता। ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, वो किस सिनेरियो से ये बात करें, किस माइंडसेट से बात करें, ये क्या उन्होंने ऐसी चीज़ देखी है। लेकिन मेरे ख्याल से ये तो तमाम प्लेयर्स को मिलती हैं। आप कोई भी मोहम्मद रिजवान है, आप उनको देख लें, वो जहाँ जाते हैं उनको प्रोटोकॉल मिलता है, फैंस मिलते हैं। जिस फ़्लाइट में जिस क्लास में बाबर आजम सफ़र करते हैं उसी में ही रिजवान करते हैं, जो रूम बाबर को मिलता है वही रिजवान को मिलता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। तो ये एक उनका पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन हाँ, पर्सनल माइलस्टोन की उन्होंने बात की है कि बीइंग अ बाबर आजम आपके सामने आपका पर्सनल माइलस्टोन होता है, ना कि टीम की जीत। अब इसके ऊपर ये डिबेटेबल बात है, इसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं। देखना है कि आप बाबर आजम के फ़ैन है कि नहीं, ये आप डिबेट कर सकते हैं, मैच का सिनेरियो निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि बीइंग अ प्लेयर आप मैच फिनिश कर सकते थे या पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे थे। ये चीज़ें जो है डिबेटेबल है। इसके ऊपर देखना है कि आप कुर्सी के किस तरफ बैठे हैं, आप बाबर आजम की तरफ बैठे हैं या उनके ओपोनेंट बैठे हैं, फिर आप इस पर डिबेट कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आप इल्ज़ाम लगाएं तो मेरे ख्याल से इसकी वर्थलेस है, ये फजूल की बोंगी है। दूसरा जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स के ऊपर सीधा सीधा जी बैन लगा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी जिन प्लेयर्स का रोका है सीपीएल के लिए जो है 7 अगस्त से 20 सितंबर तक कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी जारी किए थे प्लेयर्स के। उन प्लेयर्स के अंदर जो नाम थे, सरजादा फरहान, साइम अयूब, सुफियान मुकीम, साद मसूद, उस्मान खान, सलमान इरशाद और आपको बताते चलें कि माद सदाकत। जी हाँ, ये प्लेयर्स है जिनके एनओसी जारी किए गए थे सीपीएल के लिए, जो कि रोक दिए गए हैं। अब रोके क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगस्त के अंदर 4 टीमों का एक ओडीआई टूर्नामेंट करवाने जा रहा है। ये जो टूर्नामेंट होगा ये डोमेस्टिक की हैसियत नहीं होगी इसकी, बल्कि ये टूर्नामेंट है ओडीआई के प्लेयर्स हंट करने के लिए 2027 वर्ल्ड कप के लिए। जी हाँ, चारों टीमों के आपस में मैचेस होंगे और उन मैचेस में जौन सा आपको अच्छा बॉलर मिलता है आप उसको लेंगे, अच्छा बैटर मिलता है आप उसको लेंगे। अब ये आप माइंड में ना बनाइएगा कि इन प्लेयर्स को लेंगे तो जो पहले के प्लेयर हैं जैसे बाबर है, सलमान अली आ गए, इनकी छुट्टी हो जाएगी। नहीं, टैलेंट को लिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। क्योंकि आप अगर अगस्त से ऑनवर्ड देखिए तो पूरा 1 साल है। अक्टूबर में जाकर जो है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, तो पूरा 1 साल है। तो साल में उन प्लेयर्स को फिर परखा जाएगा, उनको देखा जाएगा कि भाई ये किस स्ट्रेंथ के मालिक हैं, इनकी किस चीज़ पर काम करने के काम किया जाएगा, देखा जाएगा प्लेयर डेवलप होता है या नहीं होता। फिर 2027 वर्ल्ड कप से पहले ये जो अक्सर बात की जाती है ना कि हमारे खिलाफ छोटी टीमें आती हैं
और हम जो है नया टैलेंट इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, वही प्लेयर्स को बार बार रगड़ते हैं। तो इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि क्यों ना हम डोमेस्टिक से टैलेंट लाएं और जो अच्छा टैलेंट हो उसको फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करें, उस पर काम करें। तो इस वजह से जिन प्लेयर्स के एनओसी जारी किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको मनसूख कर दिया। और उसमें T20 के बहुत से प्लेयर्स हैं। अगर किसी T20 प्लेयर जैसे साहिबजादा फरहान है, अगर वो वनडे के अंदर एक डेवलप प्लेयर के तौर पर सामने आता है तो मेरे ख्याल से ODI के अंदर आपको अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिल जाएगा। अगर साहिबजादा फरहान और सैम अयूब की जोड़ी बनती वैसे तो फ़खर जमान भी हैं, इसी तरह बाबर आजम भी हैं। तो देखना है कि अब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फार्मूला इंप्लीमेंट कर रहा है ये कितना सूटेबल होता है। तो दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।